नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की हम बात कर रहे थे और आज हम थोड़ा सा केमिस्ट्री को शुरू करेंगे, यानी कि रसायन विज्ञान जो है उसके कुछ चैप्टर्स की हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला बहुत ही बेसिक चैप्टर है पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। सबसे पहले हमें मैटर को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके आगे जो भी है एटम या मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सब की बात करेंगे। बट सबसे पहले दोस्तों, पदार्थ क्या है, इसकी कौन सी अवस्थाएं हैं, कैसे कैसे हमारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, आइए शुरू करें। देखिए, सबसे पहले देखिए, मैंने जो शब्द लिखा पदार्थ, आप उसी को समझिए। मैंने आपसे लिखा पदार्थ, मैटर, तो आप पदार्थ किसको बोलेंगे? सबसे पहले तो इसको बोले, है ना। पहले तो इसी की बात करें तो देखिए, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना, और जिसका कोई निश्चित द्रव्यमान हो। द्रव्यमान की, मास की अपन ने चर्चा बहुत कर ली है, वापस से मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। देखो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। बात समझ रहे? ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है और उसका अपना कुछ द्रव्यमान है, आप उसे पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं अपन पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, देखो, इसको अपन दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पदार्थ की या मैटर की जो स्टेट्स है ना, उनको अपन दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला समझ सकते हैं भौतिक, यानी कि फिजिकल, भौतिक आधार पर, और दूसरी है रासायनिक, यानी कि केमिकल आधार। पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरी क्या है? रासायनिक अवस्था के आधार पर, यानी कि ऑन द बेस ऑफ केमिकल स्टेट, है ना। देखो, भौतिक आधार में क्या होता है, किसी भी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, शेप, साइज, इन सब से संबंधित जो अवस्थाएं होती है उनको अपन भौतिक अवस्थाएं कहते हैं। तो देखिए, अपने को मोटे मोटे तौर पर पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में बात करनी है। पहली है ठोस, दूसरी है द्रव, और तीसरी है गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बात समझ रहे? देखिए, वैसे आज की तारीख में जो है अपने पास इन तीन के अलावा पदार्थ की दो अवस्थाएं और हैं, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन अवस्था। बात समझ रहे? बट अपन को 10th स्तर के स्तर पर जो चर्चा करनी है उसके अंदर पदार्थ की तीन अवस्थाओं का जिक्र होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बात समझ रहे? तो अपन इन तीनों की ही बात करेंगे। दूसरी तरफ जाए रासायनिक आधार पर, तो यहां पर भी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। पहली होती है तत्व, यानी कि एलिमेंट, दूसरी है यौगिक, यानी कि कंपाउंड, और तीसरी है मिश्रण, यानी कि मिक्सचर, है ना। तो भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर, दोनों में अपन तीन तीन अवस्थाएं लेके चलेंगे, बारी बारी से दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले अपन ले रहे हैं भौतिक आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं, उसमें से भी अपन पहला लेंगे सॉलिड। चलो, तो देखो, पदार्थ की फिजिकल स्टेट, यानी कि भौतिक अवस्थाएं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं ठोस, सॉलिड। देखो, सबसे पहले तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु ठोस है या नहीं है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इनका निश्चित आयतन व निश्चित आकार होता है। इंग्लिश में लिखूं, डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। आकार और आयतन निश्चित होता है, आप इसको कहीं पर भी लेके जाइए, है ना, इसका आकार कभी भी नहीं बदलता। ठोस की पहचान यही,
ठोस को आप एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाइए, तो जैसा वो यहां पर था, जितनी जगह वो यहां पर घेर रहा था, वहां पर भी उसको इसी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली पहचान ठोस की यही। दूसरी पहचान है ठोस अपारगम्य होता। अर्थात आप इनके आर पार नहीं जा सकते। बात समझ रहे? आप इनके आर पार नहीं जा सकते। अगर आपके बीच में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ गया है और आप इसके बीच में से निकलना चाहते हैं तो आप नहीं निकल पाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि सॉलिड की पहचान ही यही है। अब ऐसा क्यों होता है कि आप इसके आर पार नहीं जा सकते? तो देखिए क्या होता है, ठोस के अंदर अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होती है। अंतरा आणविक दूरी होती है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। यानी कि ठोस के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं, जिनको आप परमाणु कह सकते हैं, अणु कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। बात समझ रहे? यही कारण है कि आप इनके पार नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने इतना रिजिड स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है कि आप इनके पार नहीं जा सकते। अब क्योंकि इसके अंतरा आणविक ये जो पार्टिकल्स है बहुत पास पास है, इसीलिए अंतरा आणविक बल अत्यधिक होता है। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड के अंदर यानी कि ठोस के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतरा आणविक बल जो है वो सर्वाधिक होता है। बात समझ रहे? तो वापस बोल देता हूं, मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होते हैं और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम है। नेक्स्ट देखो, ठोस के अंदर तन्यता यानी कि स्ट्रेचेबिलिटी का गुण पाया जाता है। यानी कि अगर आपके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, तो आप उसको ठोक ठोक के आप उसके तार बना सकते, है ना? या फिर आप जब उसको ठोकेंगे, उसके ऊपर प्रहार करेंगे, है ना, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और आप उसके तार बना दें, क्या कर दे? तार बना दे, तो ये क्या है? स्ट्रेचेबिलिटी का गुण है। बात समझ रहे? जैसे आप सोना होता है ना, सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब धातुएं हैं, ठोस है, पर आप इनके तार बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी यानी कि तन्यता। ऐसी कैसी और एक प्रॉपर्टी है, ठोस भंगुर प्रकृति की होती, भंगुर प्रकृति के होते हैं यानी कि ब्रिटल। भंगुर का मतलब यहां पर क्या है? ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर आप किसी ठोस के ऊपर प्रहार करेंगे तो ये टुकड़ों में टूट सकता है। ये क्या हो सकता है? टुकड़ों में टूट जाता है। तो किसी वस्तु का टुकड़ों में टूट जाना, ये उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस का परिचय है। ठीक है। ठोस से पतले पन्ने, इनको आप कह सकते हैं वर्क, बनाए जा सकते। आप ठोस को ठोक ठोक के जैसे आपने चांदी का मिठाइयों वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं, चांदी के, सोने के, है ना, एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखी होगी, ये सब इनको कंटिन्यूसली ठोक ठोक के इनके वर्क बनाए जा सकते हैं। इंग्लिश में इसको पेपरीज बोला जाता है ना, इतना पतला हो जाता है, पेपर की तरह हो जाते हैं। ठोस के अंदर ही ऐसा गुण है कि इनको ऐसे वर्क बनाया जा सकता है। आप लिक्विड ले लें या गैस ले लें, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। बात समझ रहे? फिर देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट समझते हैं ना आप? यानी कि उच्च गलनांक। ठोस जो है वो आपको बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट देते हैं, यानी कि इनको अगर पिघलाना है आपको, तो इनको आपको बहुत अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। गैस और लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, परंतु सॉलिड को अगर आपको पिघालना है ना, आपको उसको मेल्ट करना है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे कई सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे सभी प्रकार की धातुएं,
धातुएं पारे को छोड़कर ठोस अवस्था में पाई जाती। बात समझे? पारा जो है मरकरी वो लिक्विड स्टेट में हमको मिलता है, अदरवाइज जो है हमको बाकी सारी जो भी चीजें मिलती हैं, धातुएं मिलती हैं, मेटल्स मिलते हैं, वो सब कैसे हैं? सॉलिड। ठीक है, तो ठोस की बात हुई, एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या बात करी? डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, निश्चित आयतन और आकार होता है, अपारगम्य होते हैं, इमिसिबल होते हैं, यानी इनके आर पार आप नहीं जा सकते, इनके बीच में अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, अणु बहुत पास पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत तीव्र होता है, बहुत ही मजबूत होता है, ठोस के अंदर तन्यता यानी कि स्ट्रेचेबिलिटी का गुण पाया जाता है, इनके तार बनाए जा सकते हैं, साथ ही साथ इनकी भंगुर प्रकृति के होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठोकते हैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, ठोस के पतले पन्ने वर्क बनाए जा सकते हैं, पतले पतले पेपर्स इनके बनाए जा सकते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जितने भी आपके ठोस होंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, सभी प्रकार की धातुएं जो हैं, मेटल्स जो हैं, आप पारे को छोड़ दीजिए तो ये सभी कैसी हैं? ये सभी आपके सॉलिड है। क्लियर? नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन अब द्रव अवस्था की, यानी कि लिक्विड। बात समझ रहे? अब देखिए इसको कैसे करेंगे। आयतन निश्चित पर आकार, नीचे लिख देता हूं मैं, पर आकार अनिश्चित होते। बात समझ रहे? या फिर ऐसे लिखें, डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। देखिए जैसा कि सॉलिड के अंदर था, उसका आकार जो एक जगह पर है वो हर जगह पर वही रहेगा। लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता है। लिक्विड का आयतन हमेशा निश्चित रहता है, परंतु आप इसको जिस स्थान पर जैसे रखते हैं ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ग्लास में डाल दिया आपने, कोई और दूसरी चीज में डाल दिया, जिस बर्तन में आपने लिक्विड को रखा है ये उसी का आकार ले लेता है, इसीलिए हम इसका आकार कभी भी डेफिनेट नहीं कह सकते। बात समझ रहे? द्रव पारगम्य होता, अर्थात आप द्रव के पार जा सकते। ऐसी कोई भी चीज जो बहने वाली है, जो लिक्विड है, आप इसके पार जा सकते। ठीक है, आपको कई चीजें होंगी, द्रव बहुत ज्यादा डेंस भी हो सकते हैं, जैसे कोई शहद हो सकता है, द्रव बहुत ज्यादा जिसको बोले रेयरर भी हो सकता है, विरल हो सकता है, जैसे कि पानी है। तो आप कैसा भी द्रव हो आप इसके पार जा सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड में ये बेसिक डिफरेंस है। बात समझ रहे? अब इसका कारण क्या होता है? अंतरा आणविक दूरी ठोस से थोड़ी कम, ठोस से थोड़ी कम होती, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है, बात समझ रहे? सॉरी, ठोस से थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ा ज्यादा दूर हो जाएगा, ठोस से थोड़ी ज्यादा होती है। भाई जैसे सॉलिड के अंदर अगर पार्टिकल इतना है, ऐसे है, ऐसे है, ये सॉलिड है, तो लिक्विड के अंदर ये कुछ ऐसा हो जाता है। इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। बात समझ रहे? अब क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? वीक हो जाता है, यानी कि अंतरा आणविक बल ठोस के मुकाबले कमजोर होता है। मतलब आप इसको सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो थोड़ा वीक होता है। यही तो, इसीलिए तो इसमें थोड़ा सा ये जिसको कहते हैं ना आर पार जाने का गुण आ गया है। एक और देखें, द्रव में बहने का गुण होता है, बहने का गुण होता है। अगर आप लिक्विड को आप ऐसे पोर करते हैं ना, गिराते हैं, तो लिक्विड बहता है हमेशा। बात समझिए? ठोस के अंदर या गैस के अंदर ऐसा गुण नहीं हो सकता। द्रव के अंदर एक गुण है कि पूरा के पूरा लिक्विड जो है एक डायरेक्शन के अंदर
आगे बहने लग जाता है, फ्लो करने लग जाता है। तो फ्लो होना ये किसकी निशानी है? ये भी द्रव की निशानी है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है द्रवों का, जिसको हम कहते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि पिघलने वाला बिंदु जो है वो ठोस से थोड़ा कम होता है। बात समझ रहे हैं? द्रव जल्दी उबल जाते हैं, ठोस की अपेक्षा द्रव जो है वो जल्दी बॉईल हो जाते हैं, डिपेंड करता है हालांकि। तो दोस्तों ये सब आप किस में याद रखोगे? ये लिक्विड में याद रखोगे। निश्चित, आयतन, आकार, अनिश्चित, पारगम्य होते हैं, आर पार आप इनके जा सकते हैं। अंतराण्विक दूरी ठोस से थोड़ी ज्यादा, अंतराण्विक बल ठोस से थोड़ा कम, और जड़ के अंदर बहने का गुण होता है। द्रव आप समझते हैं कितने सारे आपके आसपास है, तो एग्जाम्पल मुझे खास लिखने की जरूरत यहाँ पे महसूस नहीं है। तीसरी कंडीशन है अपने पास गैस। गैस, गैस क्या है? आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार और आयतन क्या है? दोनों ही अनिश्चित होते हैं। बोथ शेप एंड साइज आर इंडेफिनिट। बात समझ रहे? कोई आकार नहीं है, कोई आयतन नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास उसकी कितनी मात्रा है। आयतन घटता बढ़ता रहता है, आकार भी, आकार वैसे कुछ होता ही नहीं बिकॉज हमें दिखता ही नहीं है ना। ऐसा क्यों है? पारगम में ये भी हो सकते हैं, इनके आर पार भी आप जा सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या है? अंतरा आणविक दूरी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे आता है, ये बार बार लिखने की जरूरत इसलिए हुई दैट अंतरा आणविक दूरी सर्वाधिक होती है। ये कई बार क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो अंतरा आणविक दूरी, अणुओं के बीच में सबसे ज्यादा दूरी किसमें होगी? गैस में। सबसे कम किसमें होगी? सॉलिड में, है ना। और अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल सबसे कम, वीकेस्ट। बात समझ गए? तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम। फिर देखो, गैस को दाबित करने पर वह द्रव में बदल जाती है। अगर आप गैसों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाती है। ये बड़ी अच्छी बात है यार, ये गैस का एक गुण है। बात समझ रहे हैं? गैस को आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे ना तो वो किस में बदल जाएगी? वो लिक्विड में बदल जाएगी। जैसे उदाहरण देते हैं अपन एलपीजी का। एलपीजी देखा ना आपने, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घरों में जो अपन गैस का सिलेंडर काम में लेते हैं। कई बार आप उसको ऐसे हिला के देखना तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई लिक्विड है, कई बार ऐसी आवाज आती है, और बट वो निकलता किसके अंदर है? गैस के रूप में निकलता है। तो हमने क्या किया, एलपीजी के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन गैस जो है उसको हाईली प्रेशराइज करके उस टंकी के अंदर रखा हुआ है। जैसे ही वहां से प्रेशर रिलीज होता है तो वो लिक्विड जो है वो गैस के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये एक गैस की एक अच्छी प्रॉपर्टी है। ओके, देखो एक चीज जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं वो होता है अवस्था परिवर्तन। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर कह सकते हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स कह सकते हैं आप, अवस्था परिवर्तन को चेंज ऑफ स्टेट्स कह सकते हैं। जैसे आप देखें, अपने पास है ठोस यानी कि सॉलिड, अपने पास है द्रव यानी कि लिक्विड, और अपने पास है गैस, है ना। अब देखिए, आपके पास अगर ठोस है और वो द्रव में बदल रहा है, आपके पास क्या था? ठोस था और वो द्रव में बदल गया, तो इसको अपन बोलते हैं पिघलना। हिंदी में बोलते हैं पिघलना या मेल्टिंग पॉइंट, या इसको क्या बोल देते हैं? इसको मेल्टिंग। बात समझ रहे? आपके पास द्रव था और वो गैस में बदल गया। किस में बदल गया? गैस में। आपके पास लिक्विड था और वो किस में बदल गया? गैस में बदल गया। तो इस चीज को अपन बोलते हैं, द्रव से गैस बन जाना, इसको बोलते हैं अपन वाष्पीकरण यानी कि वेपराइजेशन। क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। ठीक है, और
आपके पास कोई जो गैस है वो सीधी ठोस में बदल गई, क्या कहा जाता है? निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निक्षेपण। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो इसको बोल देते हैं अपन डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। बात समझ रहे? अब देखो यार, एक बड़ा सिंपल सा उसूल है कि आप सॉलिड थे और आप सबसे पहले कहां पे आए? लिक्विड पे आए। फिर आप लिक्विड पे थे, आप कहां चले गए? आप गैस में चले गए। तो अगर आप ठोस से गैस की तरफ आ रहे हैं तो आपको हर पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा? इसको गर्म करना पड़ेगा, हीट अप करना पड़ेगा। आप जैसे ही सॉलिड को हीट करेंगे वो लिक्विड बनेगा, आप लिक्विड को और ज्यादा हीट करेंगे तो वो गैस बनेगा। तो ये जो अपन ऐसे चले, क्लॉकवाइज चले, ठोस, द्रव और गैस, इस तरह से जो चले, हर बार हमें क्या करना पड़ा था? इसे गर्म करना पड़ा था। बात समझ रहे? अगर उल्टा जाए कि साहब मैं गैस पे था और मैं अब सॉलिड की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ठंडा करना पड़ेगा, यानी कि कूल करना पड़ेगा। उल्टा भी आप जा सकते हैं। बात समझ रहे? जैसे कि आप देखें, कई बार क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई गैस है, यहां पे चलते हैं, चलिए एक बार यहां से करते हैं। आपके पास कोई गैस है, गैस को आपने क्या किया? ठंडा किया। गैस को आपने क्या किया? ठंडा किया। तो आप क्या बन गए? द्रव बदल गए। बात समझ रहे? तो गैस को जब ठंडा करने के बाद लिक्विड बनता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन या कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। बात समझ रहे? गैस को ठंडा किया, उल्टा आ रहे हैं। अब पहले क्या था? लिक्विड से गैस की तरफ जाना था तो गर्म कर रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। गैस को ठंडा कर रहे हैं, कहां आ रहे हैं? लिक्विड की तरफ। तो इसको क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड पे आ गए, लिक्विड को और ठंडा कीजिए, और ठंडा किया मैंने लिक्विड को। बात समझ रहे हैं? तो लिक्विड क्या है? जब लिक्विड को आप और ज्यादा ठंडा करते हैं तो वो ठोस हो जाता है। हिंदी में तो इस घटना को कहते हैं जमना, है ना? इंग्लिश में कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है? या आप इसको फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं? फ्रीजिंग। सॉलिडिफिकेशन भी ठीक है, फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। दोनों ही पॉइंट ठीक है। अगर आप लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं तो आप इसको क्या कह सकते हैं? आप इसको फ्रीजिंग कह सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप ठोस से सीधा गैस अवस्था में भी आ सकते हैं। बात समझ रहे? आप क्या कर सकते हैं? ठोस से सीधा गैस अवस्था में आ सकते हैं। इस काम को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। बात समझ रहे? तो ये है अवस्था परिवर्तन। वापस बताऊं मैं आपको एक बार। पहले तो एक चीज याद रखो कि अगर आप सॉलिड से गैस की तरफ आ रहे हैं, बात समझ रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप ठोस से गैस की तरफ जा रहे हैं तो आपको यहां पर हीटअप करना पड़ेगा, आपको गर्मी देनी होगी। सॉलिड से गैस की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपको गर्मी, ऊष्मा देनी होगी। और अगर आप गैस से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं तो आपको इसको ठंडा करना होगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो यहां से ऊष्मा निकालनी होगी। पहले वाले में क्या है? हीट देनी होगी, और दूसरा रिवर्स प्रोसेस में क्या है? उसमें से हीट निकालनी होगी। या ऐसे याद रखो, ठोस से द्रव की तरफ, गैस की तरफ आ रहे हैं तो हीट देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा, और गैस से ठोस की तरफ जा रहे हैं तो उसको ठंडा करना पड़ेगा। हर प्रोसेस का नाम है, वापस बता देता हूं। आप ठोस से द्रव की तरफ आ गए, है ना? जैसे कि आपके पास बर्फ था, वो पिघल के द्रव बन गया, तो इसको हमने क्या बोला? मेल्टिंग, यानी कि पिघलना। आपके पास द्रव था, पानी था, आपने उसको गर्म किया, है ना? गर्म करने से वो भाप बन गया, वाष्प हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? गैस की तरफ वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन। आपके पास कोई गैस थी और आपने उस गैस को वापस ठंडा करना शुरू किया, तो उससे क्या होगा? डिपोजिशन हो सकता है, यानी कि सीधा सीधा क्या? निक्षेपण बन सकता है ना? उल्टा चलते हैं। आपके पास गैस थी, आप गैस को ठंडा करिए, तो गैस को ठंडा करने से क्या होता है? कंडेंसेशन यानी संघनन। वो क्या बनता है? लिक्विड बनता है। जैसे कि संघनन के उदाहरण, कंडेंसेशन के उदाहरण दिए आपको, तो जैसे कि आप पानी की एक ठंडी बोतल को बाहर रखते हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, है ना? फ्रिज से आपने बोतल निकाली, बाहर रखी, तो कुछ समय बोतल की सतह पर छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती है। ये संघनन का उदाहरण है ना?
आप जब आप अपनी आइस ट्रे भर के फ्रिज में रखते हैं तो उसके आपके आइस क्यूब बन जाते हैं, ये फ्रीजिंग यानी कि सॉलिडिफिकेशन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातर यानी कि सब्लिमेशन का बढ़िया उदाहरण है कि आप कोई कपूर लेते हैं, कैम्फर बॉल्स जो होती है, कैम्फर बॉल्स को अगर आप ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रख दें तो थोड़ी देर बाद वो हवा में घुल जाती हैं, सीधी सीधी वेपराइज हो जाती हैं, है ना। इसको सब्लिमेशन कहा जाता है। जब आप ठोस से लिक्विड में नहीं आए, आप सीधा किधर चले गए, आप गैस बन गए। बात समझ रहे? दैट इज कॉल्ड ऊर्ध्वपातन या सब्लिकेशन। अच्छा चित्र है, आप इसको अपने हाथ से बनाइए एक बार तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। अपने हाथ से बनाओगे तो थोड़ा और आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छी चीज है ये, एक बार बना के देखना। ये थोड़ा सा मैं साइड वाला साफ कर देता हूँ, ये तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो ये चित्र का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपने हिसाब से बना लो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये द्रव था, लिक्विड। ओके, अच्छा चित्र है, आप जैसे चाहो ऐसे बना लेना। तो दोस्तों ये थी हमारी पदार्थ की भौतिक आधार पर अवस्थाएं। अब देखिए हम जो बात करेंगे वो थी पदार्थ की रासायनिक अवस्था। अब क्या हम पदार्थ की बात कर रहे थे, रासायनिक अवस्था। देखिए पदार्थ की जो ये रासायनिक अवस्थाएं हैं ये हमारे पास तीन थी, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। देखो बहुत सिंपल है, ये तीनों चीजें किस पर आधारित होती हैं, ये आधारित है एटम। एटम यानी परमाणु। देखो आपके पास कोई भी मैटर होगा ना, कोई भी पदार्थ होगा, वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। और हर पदार्थ का सबसे जो छोटा कण कहलाता है ना, वो सबसे छोटा कण कौन सा होता है, एटम होता है, यानी कि परमाणु होता है। बात समझ रहे? और इसी एटम की कंपोजिशन के आधार पर आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण की जानकारी दी जाती है। देखिए एटम कई तरह के हो सकते हैं, डिपेंड करती है एटम की प्रॉपर्टी कि उसके अंदर प्रोटॉनों की, न्यूट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। हमारे पास आज की तारीख में प्रोटॉन नंबर 1 से लेके प्रोटॉन नंबर 120 तक हमारे पास एटम मौजूद है। हर एटम की अपनी प्रोटॉन संख्या अलग है, इलेक्ट्रॉन संख्या अलग है और उनकी प्रॉपर्टी भी उसी के हिसाब से अलग अलग है। जैसे मैं कहता हूं हाइड्रोजन, हीलियम, मैं लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी बोलूं तो सबके पास अपना निश्चित प्रोटॉनों की संख्या है। बात समझ रहे? तो वो अपने आप को एक अलग सेपरेट परमाणु बनाते हैं कि भाई मैं कहता हूं ऐसा परमाणु जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है कि साहब 5 है, ऐसा परमाणु जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी कि 7 है, ऐसा परमाणु जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 20 है ना। तो हर परमाणु के अंदर जब प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है तो उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी, है ना। तो इसी आधार पर क्या होता है, हालांकि अपन अगले चैप्टर के अंदर एटमों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आप ऐसा समझें कि एटम एक यूनिक क्वांटिटी है। परमाणु एक निश्चित एक प्रॉपर्टी रखता है जिसके अंतर्गत जब परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बदल जाती है तो कैरेक्टर भी बदल जाता है, विशेषताएं बदल जाती हैं। तो तत्व क्या है? ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो। ठीक है, ऐसा कुछ हो आपके पास जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद है। ऐसे कोई आप एटम ले लिया, मैंने एटम लिया जिसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 5, तो मतलब मैंने जितने एटम उठाए सभी के अंदर प्रोटॉन कितने थे 5 थे। वो आप ऐसा कह सकते हैं एक ही कैटेगरी के थे, एक ही जाति के थे, दूसरा फॉरेन एलिमेंट उनमें नहीं था। तो जब कभी भी ऐसा होगा कि एक ही प्रकार के परमाणु मौजूद होंगे तो अपन इसको क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले हूं लोहा, आयरन, सोना, चांदी, है ना, तांबा यानी कि कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, अपने पास 1 से लेके 120 तक अपने पास ऐसे नोन एलिमेंट है। चलो तो फिर यौगिक क्या होता है? देखो कोई भी एटम जो है जरूरी नहीं है वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता है ना। एटम दूसरे एटम्स के साथ रिएक्शन करता है और जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। अब उसमें एक एटम तो रहा नहीं, उसमें डिफरेंट टाइप के एटम आ गए। तो यौगिक क्या है?
जब किसी पदार्थ में दो या दो से अधिक, क्या हो, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में जुड़ जाए तब यौगिक बनता है। तब उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड या यौगिक बोलते हैं। यानी कि अलग अलग टाइप के एटम थे, अब उनको आपस में जोड़ लिया, पर रैंडमली नहीं जोड़ा। जैसे मैंने कहा साहब मैं हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम लूंगा तो मेरे को H2O बन गया। मैंने कहा साहब मैं कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 एटम लूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, मैं कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का भी 1 ही एटम लेता हूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। मैं कहता हूं चलो मैं हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के भी 2 एटम लूंगा तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गई। आप देखिए कि जब मैंने हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 ही मैटर लिया तो मेरे पास जो यौगिक बना वो था पानी, H2O। पर जैसे मैंने 1 ऑक्सीजन और बढ़ा दिया H2O2 तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसकी प्रॉपर्टी पानी से बिल्कुल अलग होती है। मतलब आप कहोगे चलो कोई बात नहीं सर, 1 ऑक्सीजन और बढ़ा दे तो ज्यादा ऑक्सीजन वाला पानी मैं पी लूंगा। अरे नहीं भाई, 1 ऑक्सीजन बढ़ाते ही पूरी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी। बात समझ रहे? ऐसे कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे चारों तरफ है, बात समझ रहे? हम एक्सेल करते हैं, मतलब शरीर से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। पर यहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड है के साथ क्या हो गया, 1 ऑक्सीजन ही तो कम है। अरे भाई, अगर आपके आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड को आप अंदर लेने लग जाए, सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर चली जाए तो आपके शरीर में जहर बन जाएगा। कई बार आपने सुना होगा ना कि साहब वो चिमनी वगैरह लगा के, जलती हुई चिमनी को कमरे में रख के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और आपके शरीर में वो जहर बनाती है, नींद में ही मृत्यु हो जाती है। तो इतना फर्क पड़ जाता है। फिक्स रेशियो का मतलब है आपको एक फिक्स कंपाउंड मिलेगा, बात समझे? तो अगर ऐसे ही रैंडमली कोई फिक्स रेशियो नहीं है और आके चीजें जुड़ जाए तो क्या होगा, तो बनेगा मिक्सचर या मिश्रण। मिश्रण की परिभाषा क्या है? जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में अनिश्चित अनुपात में जुड़े तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे मिश्रण या मिक्सचर। मतलब अभी भी 2 या 2 से अधिक जो एटम है वो आपस में मिलते तो हैं, परंतु कोई निश्चित अनुपात नहीं, जैसा हुआ वैसे मिल गया। जैसे मैं उदाहरण दूं, मिश्रण के उदाहरण देखिए आप, मिश्रण के उदाहरण दूध। अब भाई मैंने दूध बोल दिया, दूध आपको कई जगहों से प्राप्त हो सकता है, आपको गाय, भैंस, ऊंटनी वगैरह जो भी है, ये सभी दूध देने वाले प्राणी हैं। हर के दूध के अंदर उसकी कुछ ना कुछ जो विशेषता है वो अलग होती है ना, बट दिखने में वो सब सफेद रंग का एक हमारे लिक्विड होता है। ऐसे कैसे आप देखें तो समुद्री जल, ओशियन वाटर, देखिए समुद्री जल जो है हम कहते हैं खारा है, परंतु कई सारे समुद्र हैं जिनका खारापन बहुत ज्यादा है, कई सारे खारापन कम है, किसी में कोई कंपाउंड ज्यादा है, किसी में कोई ज्यादा है, मतलब कोई फिक्स बात नहीं। ऐसे कैसे आप देखें तो हमारे आसपास और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं, जैसे वायु, हमारे आसपास जो एयर है ना, हम उसमें कहते हैं कि भाई हमारे आसपास जो वायु है, एयर है, इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, देन अदर गैसेज है। तो क्या हमेशा एक कंपोजिशन फिक्स रहता है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं, हमने एक बस लंबा चौड़ा अनुमान लगाया है, अभी हम कोई पक्की गारंटी से कोई बात नहीं कह सकते, है ना। तो ये सब क्या है, ये मिश्रण की श्रेणी में आते हैं। याद रखना आप, खास करके ये समुद्री जल जरूर याद रखना, ये कई एग्जाम के अंदर मैंने देखा हुआ है और लड़के इसको यौगिक बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। नहीं, समुद्री जल कभी भी पूछ लिया ना आपको, अगर वर्षा जल पूछ लिया, वर्षा जल, या आपको आसुत जल कह दिया, वर्षा जल या आसुत जल यानी कि रेन वाटर, और एक आपको बोल दिया डिस्टिल्ड वाटर, तो आप इसको तो आप कंपाउंड रखेंगे,
इसको तो आप यौगिक की श्रेणी में रखेंगे, ये यौगिक है, ये कंपाउंड है, बात समझ रहे हैं। पर जो समुद्री जल है ना, ओशनिक वाटर जो है, ये मिश्रण है, मिक्सचर है, बड़ा ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि ये वर्षा जल भी जो आता है उसमें डायरेक्ट H2 आता है, कोई अशुद्धि नहीं होती है। ऐसे कैसे जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, आपने पानी को उबाला है, उसको फिर उसका वेपराइजेशन करके उसकी वाष्प को इकट्ठा करा, वापस ठंडा करा, फिर पानी मिल गया, ऐसी तो डिस्टिल्ड वाटर बनता है, उसमें भी कोई अशुद्धि नहीं होती है, तो वो भी एट ए टाइम एक यौगिक या कंपाउंड ही कहलाएगा। ओके, तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको लग रहा होगा कि हमें ये चीजें आती हैं, पर मैं आपको सही सही बात बताऊं, जब एग्जाम में अपन के सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, बहुत बेसिक सा, तो एक बार हम थोड़ा बैकफुट पे आ जाते हैं, एकदम से भूल जाते हैं कि यार ऐसा कुछ हुआ है, था तो सही, पता नहीं आंसर इसमें से कौन सा है। तो एक बार आपको सलाह दूंगा, अपने हाथ से मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको नोट्स बनाए, खास करके जो मैंने वो डायग्राम बनाया आपको अवस्था परिवर्तन वाला, वो आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये बेस है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि गैस को हम ठंडा करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो वो लिक्विड में बदल जाता है, बहुत बड़ी बात है। यहीं से आपको वो चीज समझ में आती है कि गैसों को आपने जो एलपीजी को करते हैं, या फिर आप सीएनजी के आपने सिलेंडर देखे होंगे, उनको भी कंप्रेस करना पड़ता है। कंप्रेस करने से क्या होता है कि आप उनका स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये अवस्था परिवर्तन की जो प्रॉपर्टीज है, हमको इतनी जगहों पर ये काम आती है। ओके, तो दोस्तों इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन एटम एंड मॉलिक्यूल और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनकी बात करेंगे। वहां पे आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलता हूं वापस नेक्स्ट लेक्चर में। इससे संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर आंसर करूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।